वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने वहां पर आपको बताया था कि मेजरमेंट का पर्पस क्या है। तो मेजरमेंट का पर्पस मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। और वहां पर मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर सिंपल से लैंग्वेज में हम बोले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हिंदी में इसे भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेजर्ड वैल्यू, एक होती है ट्रू वैल्यू। और फिर मैंने वहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाया था कि एक अमीटर के अंदर एक्चुअल में 10.9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा है वही उसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो मैंने वहां पर एग्जांपल लिया था 1.9 एम्पियर का। और जो अमीटर ने जो रीडिंग मेजर की, नापी, वो कितनी थी? 10.4 एम्पियर। तो जो रीडिंग नापी अमीटर ने वो हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू, और एक्चुअल में जितना करंट उस अमीटर में फ्लो हो रहा था वो हो गई उसकी ट्रू वैल्यू। तो जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ने दी है हमें, जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ने दी है हमें, मापी है, वही हमारा क्या हो गया? सिस्टम का आउटपुट हो गया। कौन से सिस्टम का? अमीटर नाम के सिस्टम का आउटपुट क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू। जो अमीटर ने रीडिंग दी वही सिस्टम का आउटपुट हो गया, मतलब अमीटर का आउटपुट हो गया। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी? सिस्टम का आउटपुट होगी। और जो 10.9 एम्पियर करंट एक्चुअल में उसके अंदर से जा रहा था वो क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू होगी। और वही क्या हो गया? सिस्टम का इनपुट हो गया। तो इरर कितनी आ गई? वहां पे 1.9 एम्पियर करंट जा रहा है और 1.4 एम्पियर वो मेजर कर रहा है। तो जो इरर है वो कितने की आ गई? जो इरर है वो 0.5 की, 0.5 एम्पियर की इरर आ गई। तो इरर निकालने के लिए क्या किया हमने? मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, या फिर हम टेक्निकल टर्म में बोले तो सिस्टम आउटपुट में से सिस्टम इनपुट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास इरर आ गई। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वहां पर, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था वहां पर? मैंने बोला था कि एक इंस्ट्रूमेंट की इरर इतनी है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की इरर इतनी है, लेकिन हम वहां कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां ट्रू वैल्यू नहीं दी थी हमें। इमेजिन करो सब कुछ, मैं वो पेज लेके नहीं आ रहा हूँ, बस इमेजिन करो क्या क्या हुआ था उस दिन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये सब हुआ। उसके बाद मतलब वहां हम इरर पे कमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रू वैल्यू नहीं दी थी। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि एक स्टूडेंट को 9 नंबर मिले हैं और एक स्टूडेंट को 10 नंबर मिले हैं, लेकिन कितने में से मिले हैं ये जरूरी है। एक को 10 में से, जो 9 नंबर मिले थे पहले नंबर के स्टूडेंट को 10 में से मिले थे, और दूसरे स्टूडेंट को जिसको 10 नंबर मिले थे वो 50 में से मिले थे। तो ज्यादा ब्रिलियंट कौन हुआ? पहला वाला। क्योंकि हमें जब तक कि एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी हम कमेंट नहीं कर सकते। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको बोला था हमें रिलेटिव स्टैटिक एरर। एक न्यू टर्म को हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसे बोला था रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो जो रिलेटिव स्टैटिक एरर है, जो रिलेटिव स्टैटिक एरर है वो क्या चीज है? जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाए तो उसी को रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलते हैं। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो इस प्रकार से हमें रिलेटिव स्टैटिक एरर निकाली थी। ये हमारी प्रीवियस क्लास में था। तो वहां पे जिसकी एरर कम है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एरर कम है, देखो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एरर कम, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये क्या थे? रिलेटिव स्टैटिक एरर। और जिसकी रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या है? कम है, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? उसकी क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। और मैं एक्यूरेसी का एक फार्मूला और लिखने की बोला था मैंने, आप लोगों को याद होगा आपको। एक्यूरेसी इक्वल टू 100% माइनस रिलेटिव स्टैटिक एरर। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बच्चों, इतने ही पढ़ा था ना, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा? यस सर, ठीक यहीं है, तक बताया था यहीं आपने। तक बताया था हमने ना। ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एरर वाला जो टॉपिक है बच्चों, लाइट चली गई यार, टेप बंद हो गया। चलो ठीक है, आ गई। ठीक है,
तो अब देखो, वैसे तो हम इरर पे आ गए, लेकिन इरर को अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। इरर को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी इरर होती है, इरर के टाइप क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कि कितने टाइप की इरर होती है, इरर क्या होती है, कितने टाइप की इरर होती है, वो सब कुछ आएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये। सर रियल में आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ कुछ। सर आप माइक से सर थोड़ा दूर लैप बैठे होंगे ऐसा होके लगता है। यार हमेशा तो इसे ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। सर लैपटॉप के ज्वाइन होने में सही हो जाती है। मैं भी लैप्ट हुआ था फिर ज्वाइन हुआ था। चलो मैं करता हूँ ना, ठीक है बच्चों, मैं लीव कर रहा हूँ और फिर ज्वाइन होता हूँ, देखते हैं क्या कुछ उससे असर पड़ता है। आवाज बच्चों, अब ठीक है क्या आवाज मेरी? यस सर, मुझे तो क्लियर आ रही है। ब्रजेश, यस सर, ब्रजेश तुम्हें आ रही है आवाज? थोड़ी ठीक हुई। हाँ ठीक हुई थोड़ी है? ठीक हुई। चलो ठीक, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो चालू करते हैं ना। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ रहे थे हम? हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सभी बच्चे हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये सर लिखो। स्क्रीन दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, ठीक है। वो अपन लेफ्ट कर लिया था ना, इस वजह से। ठीक है, आप दिख रही है क्या बच्चों? ठीक यस है, सर। सर अच्छा ठीक है, ये हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 प्रिसिशन, नंबर 3 रिपीटेबिलिटी, नंबर 4 रिप्रोड्यूसिबिलिटी, नंबर 5 सेंसिटिविटी, नंबर 6 रिजोल्यूशन, और नंबर 7 डिफ्लेक्शन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम का, आपके एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोला है जिसको हिंदी में बोलना है, इतना सभी समझते हैं। ठीक, लिखो बच्चों, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन और डिफ्लेक्शन फैक्टर। लिख लिया बच्चों, बढ़े आगे? यस सर। नो सर, एक सेकंड। ठीक ठीक ठीक, आवाज तो सही आ रही है अब तो कोई इशू नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो बच्चों, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हेडिंग डालो और लिखो, इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग रीच टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड एक्यूरेसी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो है, इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग रीच टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड एक्यूरेसी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग, यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ट्रू वैल्यू, यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ट्रू वैल्यू अथवा ट्रू वैल्यू अथवा वास्तविक वैल्यू, ट्रू वैल्यू अथवा एक्चुअल वैल्यू, इंग्लिश में लिख लो, इतना तो एक्चुअल तो सभी समझते हैं। ट्रू वैल्यू अथवा एक्चुअल वैल्यू के पास पास पहुंचती है, पहुंचती है, ट्रू वैल्यू अथवा एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंचती है, तब इस प्रोसेस को एक्यूरेसी कहा जाता है। तब इस प्रोसेस को एक्यूरेसी कहा जाता है।
तब इस प्रोसेस को एक्यूरेसी कहा जाता है। जैसे बच्चों की एग्जांपल से समझाता हूँ। लिख लिया बच्चों, ये मैंने जो बोला लिख लिया? यस सर। ठीक है बच्चों। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। जैसे एक्चुअल में इस अमीटर के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में इस अमीटर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मेरा अमीटर कैसे रीडिंग दिया? जब मैंने पहली रीडिंग ली तो उसने 1.9 एम्पियर रीडिंग दी। फिर मैंने इसको कुछ सुधारा कि यार मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा अभी एक्यूरेट नहीं है, मैंने इसके अंदर उसको सुधार किया, तो अगली बार में इसने 1.99 एम्पियर की रीडिंग दी मुझे। फिर मैंने और कुछ सुधार किया तो इसने 1.999 एम्पियर की रीडिंग दी। फिर और सुधार किया तो इसने 1.4 टाइम्स एन इतनी रीडिंग दी। तो ये हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये जो अमीटर की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के पास जाते जा रही है। 2 एम्पियर एक्चुअल वैल्यू है, इसके पास जाते जा रही है ये रीडिंग। तो ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। मतलब आप जितना ट्रू वैल्यू के पास जाते जाओगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। समझ में आई क्या बात बच्चे? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? क्या होती है एक्यूरेसी बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है, सर जैसे जैसे ट्रू वैल्यू के पास जाते जाएंगे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। क्या बात है, वाह, गुड। ठीक है। यस सर। और एक्यूरेसी निकालने का और एक तरीका है। आप 100% में से इरर परसेंट को माइनस कर दो। आप 100% में से जितनी इरर है उसको माइनस कर दो तो भी आपको कितने परसेंट की एक्यूरेसी वो पता चल जाएगी। समझ में आ रही क्या बात बच्चे? ये भी लिख लो एक स्टार लगा के, ये पॉइंट, ये एग्जांपल जो मैंने बनाया ये भी बना लो अपनी कॉपी में ये, और ये भी लिख लो नीचे, एक्यूरेसी परसेंटेज इक्वल टू 100% माइनस इरर परसेंटेज। जैसे कि इरर यदि 2% हुई तो एक्यूरेसी 98%, इधर यदि 5% हुई तो एक्यूरेसी 95%। क्लियर है क्या बच्चे? यस यस सर। सर। क्लियर है तो फिर इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो रुकना ही पड़ेगा तुम लोगों के लिए। जल्दी जल्दी करना बच्चे कॉपी, ना अपना समय वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी? सर स्क्रीनशॉट ले लिया, वो लिखेंगे फिर टाइम। ठीक है, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो क्योंकि वो लिखना जरूरी है यार। थोड़ा जल्दी लिखना लेकिन। हो गया सर। ठीक है, और यदि मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आता हो आपको तो साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, आवाज रिपीट हो रही है, बंद करो। चलो हेडिंग डालिए प्रिसिशन। हेडिंग डालिए प्रिसिशन, और पहले समझ जाओ फिर लिखेंगे अपन। ठीक है, प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, और इस, चलो इसको मिटा देता हूं फिर से समझाता हूं। ठीक है, ये टारगेट है। यहां पे मेरा जो टारगेट है कि मुझे यहां तीर मारना है, यहां तीर मारना है। तो मैंने यहां तीर मारा, यहां तीर मारना है, लेकिन पहले मेरा तीर यहां लग गया। मारना मुझे सेंटर में था, लेकिन मेरा जो पहला तीर है वो यहां लग गया। फिर जो दूसरा बार मैंने तीर मारा तो वो यहां लग गया। फिर तीसरी बार तीर मारा तो मेरा यहां लग गया। चौथी बार तीर मारा तो यहां लग गया। पांचवी बार तीर मारा तो यहां लग गया। मतलब जो वैल्यू है, एक वैल्यू है, उसके आसपास मेरा तीर लग गया। तो किसी एक मेजर्ड वैल्यू के आसपास की रीडिंग, जैसे सपोज करो कि एक अमीटर है, एक अमीटर है, इसने पहले 5 एम्पियर रीडिंग दी, फिर इसने 5.1 एम्पियर रीडिंग दी, फिर इसने 4.9 एम्पियर रीडिंग दी, फिर इसने 4.99 एम्पियर रीडिंग दी, फिर इसने 5.01 एम्पियर रीडिंग दी। मतलब किसी एक वैल्यू के आसपास की रीडिंग बार बार मिल रही है मुझे। 5 एम्पियर के आसपास की रीडिंग है सारी की सारी। तो उसी प्रकार से मेरा जो तीर है, पहले यहां लगा बीच में, फिर यहां लगा, फिर यहां लगा, फिर यहां लगा, फिर यहां लगा। मतलब मेरी जो रीडिंग आ रही है वो आसपास आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है प्रिसिशन कहलाती है। अब हो सकता है कि मेरा तीर पहले यहां लग गया, फिर दूसरी बार मेरा तीर यहां लग गया, फिर तीसरी बार मेरा तीर यहां लग गया, फिर चौथी बार मेरा तीर यहां लग गया, फिर पांचवी बार मेरा तीर यहां लग गया, फिर छठवीं बार मेरा तीर यहां लग गया। तो यहां भी
जो रीडिंग है वो बार बार आसपास की वैल्यू दे रहा है, तो ये भी प्रिसिशन। तो बच्चों प्रिसिशन का मतलब ये नहीं है कि हमारी ट्रू रीडिंग आ रही है, एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। प्रिसिशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। देखो हमारा जो टारगेट था कि ये बीच वाले डब्बे में मारना है हमको, तो जब तीर बीच वाले डब्बे में जा रहा है, जब हमारा जो तीर है, एरो है, वो बीच वाले डब्बे में लग रहा है, तो फिर तो ये एक्यूरेट रीडिंग होगी। ये जो रीडिंग होगी ये क्या होगी? एक्यूरेट होगी। तो हम इसको एक्यूरेट बोल सकते हैं। लेकिन ये एक्यूरेट होने के साथ साथ, मेरा यार टेप क्यों बंद हो रहा है बार बार? ठीक है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एरो है, ये जो एरो है बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं भी दे, मेरा जो तीर है वो यहाँ लग रहा है, यहाँ लगा, फिर 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 यहाँ लगा, लेकिन आसपास की रीडिंग दे रहे हैं। तो अगर पास पास की रीडिंग बार बार मिल रही है मुझे, तो ये जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलूंगा मैं? इसी को मैं प्रिसिशन बोलूंगा बच्चों, इसी को मैं प्रिसिशन बोलूंगा। एक मिनट यार बच्चों, मेरी जो टेब है वो बार बार बंद चालू हो रहा है। एक मिनट देखते हैं क्या इशू आ रहा है उसमें। ठीक है बच्चों, अब ठीक है। चलो, तो समझ में आई क्या बात बच्चों? आपको क्या कहने का मतलब है मेरा? एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो कि ये प्रिसिशन होता क्या है। ये प्रिसिशन होता क्या है? प्रिसिशन का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो ट्रू वैल्यू हो भी सकती है, ट्रू वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये दोनों कंडीशन प्रिसिशन है। देखो ये दोनों कंडीशन प्रिसिशन है। जैसे ये तीर यहां लगा, ये तीर यहां लगा, उसके आसपास ही लगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, बस आसपास की रीडिंग दे रहा है, पास पास की रीडिंग दे रहा है बार बार। तो ये भी प्रिसिशन है, क्योंकि यहां भी पास पास की रीडिंग मिल रही है मुझे। और अगर मेरा तीर पहले यहां लगा, फिर यहां लगा, फिर यहां लगा, या फिर यहां लगा, फिर यहां लगा, तो यहां भी आसपास की रीडिंग दे रही है, तो ये भी प्रिसिशन। दोनों प्रोसेस प्रिसिशन। लेकिन यहां पर एक्यूरेसी है, यहाँ प्रिसिशन होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी है, क्योंकि जहां मुझे टारगेट करना था मेरा तीर वहां लग रहा है, लेकिन यहां पर एक्यूरेसी नहीं है। यहाँ एक्यूरेसी नहीं है और यहाँ एक्यूरेसी है। तो मतलब कोई चीज प्रिसाइज है, उसका ये मतलब नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो भी सकती है। कोई मेजरमेंट की रीडिंग प्रिसाइज है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मतलब जो प्रिसिशन है वो एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको प्रिसिशन समझ में आया क्या? क्यों? यस सर। अच्छा Yes, आ गया। sir. अनिकेत बताओ क्या होता है? सर जब इसके सर हमको कोई चीज सर मुझे कहते हैं तो सर उसको जो आसपास से वैल्यू होती है सर वो बार बार आती है तो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। यार अनिकेत तुम कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बच्चों, आया क्या आपको समझ में? क्या बोला इसने? यस, नो सर नहीं है। आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो अनिकेत, साफ साफ बोलो, घबराओ मत, आराम से बोलो। चलो मोहित बताओ जरा, यस क्या होता है प्रिसिशन? यस सर। बताओ। सर जो हमारा जो टारगेट रहता है सर उसके आसपास जो वैल्यू आती है सर वो प्रिसिशन कहलाती है सर। वो जरूरी नहीं है सर हाँ, कि वो एक या फिर हम टेक्निकल टर्म में बोले तो जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसी के आसपास की रीडिंग बार बार आ रही है, यस उसी को प्रिसिशन बोलते हैं। यस सर। लेकिन कोई चीज प्रिसाइज है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है। यस सर। ठीक है, कौन बताएगा बच्चे अपने? और कौन बताएगा? सर मैं हाँ बताओ। सर प्रिसिएशन का मतलब है सर कोई भी हम एक रैंडम वैल्यू पिक करते हैं और वो ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्स मतलब नज़दीक होती है तो वो प्रिसिएशन वैल्यू होती है।
अरे यार, कोई भी एक रैंडम वैल्यू को ले तो, अरे और यार मतलब एक इतना गलत बोल दिया तुमने कि अब क्या बताऊं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई चीज प्रिसाइज है उसका ये मतलब नहीं कि वो ट्रू भी हो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो। ये एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, ये देखो पहले यहाँ रीडिंग आई, फिर यहाँ रीडिंग आई, फिर यहाँ रीडिंग आई, फिर यहाँ रीडिंग आई, फिर यहाँ रीडिंग आई। तो यह प्रिसाइज है क्योंकि रीडिंग आसपास की आ रही है, पास पास की आ रही है। लेकिन ये एक्यूरेसी भी है यहाँ पर। क्यों एक्यूरेसी? क्योंकि हमें इस टारगेट पे ही तो टारगेट करना था, इस बीच वाले पे तो टारगेट करना था। लेकिन अगर मेरा तीर पहले यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, यहाँ भी तो आसपास की रीडिंग आ रही है, पर ये ट्रू वैल्यू थोड़ी है। मुझे यहाँ थोड़ी तीर मारना था, इस जगह पे मुझे तीर तो यहाँ मारना था, लेकिन यहाँ पर आसपास की रीडिंग, पास पास की रीडिंग मिल रही है मुझे, इसलिए ये प्रिसिजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है ना यहाँ पे। तो कोई चीज प्रिसाइज हो तो वो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो। कोई प्रिसाइज है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो। समझ में आई क्या बात बच्चे मेरी? क्या बोलना चाह रहा हूँ प्रतीक? यस सर। ठीक है। कौन बताएगा और बच्चे? गर्ल्स में कौन बताएगा? हाँ सर। हाँ बताओ बच्चे। सर प्रेसाइजेशन मतलब वो ट्रू भी हो ये कंफर्म नहीं है, मतलब आसपास की वैल्यू। हाँ बस बस इतना सा पॉइंट बोलना है। प्रिसिजन का मतलब क्या हुआ? जो पास उससे पास की रीडिंग जो देता है, जो रीडिंग पास पास की मिल रही है, वो प्रिसिजन। सिंपल सी लैंग्वेज, घबराने की जरूरत ही नहीं है ना। बस ये डेफिनेशन हो गई परफेक्ट। प्रिसिजन का मतलब कि बहुत पास पास की रीडिंग हमें हर बार मिल रही है, लेकिन वो ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। वो ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मतलब अगर कोई चीज एक्यूरेट है इसका मतलब क्या है? वो अगर कोई प्रिसिशन है, इससे एक क्या कंक्लूजन निकला बच्चे मुझे बताना। जो इतना हमने सब पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकला? एक सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकला बच्चे कि प्रिसिशन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसिशन, अगर कोई रीडिंग प्रिसाइज है, इफ, ये लिखना बच्चे स्टार ला के आप लोग भी लिखो, इफ एनी रीडिंग precise then it is not necessary readings कर लो, if any readings precise then it is not necessary that readings are accurate। कोई रीडिंग प्रिसाइज है इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्यूरेट हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट रीडिंग आर एक्यूरेट। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ये स्टेटमेंट लिख लो बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग प्रिसाइज है, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग प्रिसाइज है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक्यूरेट भी होगी। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग प्रिसाइज है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक्यूरेट भी होगी। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग प्रिसाइज है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक्यूरेट भी होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये भी लिख लो आगे। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो प्रिसिशन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो सही मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई रीडिंग आ रही है, एक बार सही आ गई तो हर बार सही आएगी। हालांकि ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो ऐसी बोल दी। ठीक है, चलो। लेकिन बच्चों एक एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है क्या बच्चों? जो एक देखो, प्रिसिशन को एक्यूरेसी हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन जो एक्यूरेट है उसको हम प्रिसाइज बोल सकते हैं बच्चे, है ना। देखो यस एक्यूरेट रीडिंग है और एक्यूरेसी जहां है वहां प्रिसिशन भी आ जाता है।
तो जो एक्यूरेट है वो प्रिसिशन को हम एक्यूरेसी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन जहां एक्यूरेसी है उसको हम प्रिसिशन कह सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट बन गया है, प्रिसिशन, प्रिसिशन अगर कोई प्रिसाइज है तो एक्यूरेसी की दो पॉसिबिलिटी है, एक्यूरेसी हो भी सकती है और एक्यूरेसी नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई एक्यूरेसी है, अगर कहीं पे एक्यूरेसी है तो वो 100% प्रिसाइज होगी। ये लिख लो बच्चों, ये कंपटीशन एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो कॉपी बनाने की बोला उसमें ये पॉइंट डाल देना, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट डाल देना और ये वाला पॉइंट डाल देना, ये स्टार वाला पॉइंट डाल देना, ठीक है। और पहले तो प्रिसिशन की डेफिनेशन लिख लो। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रिसिशन, प्रिसिशन ये मैंने गूगल से सर्च करके लिखा है, एक मैंने गूगल से सर्च करके लिखा था। जो प्रिसिशन इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यू, प्रिसिशन इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यू, मतलब हमने दो या अधिक रीडिंग ली है तो वो उनमें क्लोजनेस हो, दो या अधिक रीडिंग में क्लोजनेस को ही प्रिसिशन कहते हैं। वही तो मैंने बोला कि जब हम जो रीडिंग ले रहे हैं उनमें यदि क्लोजनेस हो, वो पास पास की रीडिंग हो, तो उसी को प्रिसिशन बोलते हैं। उन्हें एक एग्जांपल से भी समझाया, सपोज यू वेट द सेम बॉक्स 5 टाइम्स, मतलब सपोज करो कि आपने कोई वेट लिया है, मतलब वजन लिया है, और पहले आपको 3.1 मिला, फिर 3.2 मिला, फिर 3.22 मिला, फिर 3.4 मिला, फिर 3.0 मिला, मतलब 3.0 के आसपास की रीडिंग हर बार मिल रही है मुझे, 3.2 के आसपास की रीडिंग हर बार मिल रही है मुझे। तो क्लोजनेस अगर जो पास पास की रीडिंग मिल रही तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन बोलते हैं। और यहाँ एक चीज और उन्होंने लिखी है, यू कैन बी वेरी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ठीक है, या वाइस वर्सा। चलो ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन मत लिखो, जितना मैंने यहाँ पे समझा दिया बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये बच्चों ये डेफिनेशन कॉपी कर लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रिसिशन की डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो इसे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रिसिशन की डेफिनेशन। जब मेजर्ड वैल्यू, जब ये लिखा है मेजर्ड वैल्यू, जब मेजर्ड वैल्यू, जब मेजर्ड वैल्यू जब बच्चों एक पॉइंट और जोड़ देना, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू है, थोड़ा सा ऐड कर लेना बच्चे, जब दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू, जब दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू पास पास की रीडिंग दे, पास पास की रीडिंग दे, जब दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू पास पास की रीडिंग दे, तब यह कैरेक्टरिस्टिक, तब यह कैरेक्टरिस्टिक, ये लिखा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, तब यह कैरेक्टरिस्टिक प्रिसिशन कहलाती है, तब यह कैरेक्टरिस्टिक प्रिसिशन कहलाती है। तब यह कैरेक्टरिस्टिक प्रिसिशन कहलाती है, तब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रिसिशन कहते हैं। लिख लिया बच्चों, समझ में आ रही के बात? यस यस सर। ठीक है। तो बच्चों जो एमसीक्यू वाली नोट्स बनाने की मैंने बोला है, तो वो नोट्स में आपको मन से लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसमें बनाओ, स्टार लगा के अभी से बनाओ तो लोड नहीं बढ़ेगा। साथ मैं अलग से कोई असाइनमेंट कभी नहीं देता हूँ, ये जो नोट्स बन रही है यही मेरा असाइनमेंट है, ये मुझे सिस्टमेटिक चाहिए और इसी को एज अ असाइनमेंट अपलोड कर देना, ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक बनाओ। सर इसको जो मेन कॉपी बना रहे हैं उसी में नोट करके लिखते जाएं तो?
नहीं, एक छोटी सी कॉपी ले लो ना यार, तुम बड़ी कॉपी को बार बार एक साथ कैरी नहीं कर सकते ना अपने साथ, एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन छोटी सी कॉपी रहती तो हम उसको कहीं भी ले जा लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें सर लिखना जो ही स्टार है, हेलो हाँ बोलो बच्चे। वाले क्वेश्चन है उनको अलग कॉपी में लिखना। हाँ, अलग कॉपी में लिखना है, लेकिन एक छोटी ओके कॉपी सर। सर इसलिए कि सर जो पूरी डिटेल्स रहेगी उसी के नीचे ये भी रहेंगे तो सर पूरा डिटेल्स में आ जाता है, इसलिए बोल रहा था सर। तुम्हारी इच्छा है अजय, ठीक है। यस सर। बाकी कोशिश करना कि बना लो। तुम एक काम करो, तुम इसमें भी लिख लिया करो, उसमें भी लिख लिया करो, यस सर। ठीक है। दोनों कॉपी पास में रखा करो, इसमें तुम्हारी इच्छा है इसमें लिखना है तो इसमें भी लिख लिया करो, तो क्योंकि इसमें तो हम लिख ही रहे हैं ना यार पूरा डिटेल में, स्टार लगा के यस सब सर। लिख ही रहे हैं, तो इसमें तो है ही। पर हम हर इतना समय नहीं रहता हमारे पास एग्जाम के टाइम कि हम पूरी कॉपी पलटाए, तो ये एक अलग से मिलेगा तो फटाफट पढ़ के चले जाएंगे। कल में कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो इतनी बड़ी कॉपी लेके थोड़ी जाओगे, और एक एक पन्ने पलटा के नहीं देखोगे, वो सामने रहेगा छोटा सा एक लाइन का, पढ़ के चले जाओगे, है ना। बाकी देख लो यस तुम्हारे सर। हिसाब से जो तुम्हें कंफर्ट लगता है, ठीक है। कॉपी है क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं बनवा रहा हूँ कॉपी, मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा आपकी कॉपी। चलो ठीक है बच्चों, तो हम ये समझ गए प्रिसिएशन को, लिख भी लिया सभी ने। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जाते हैं बच्चों। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हम एक साथ ही पढ़ते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ एक साथ, फिर लिखा दूंगा आप, ठीक है। अभी समझ लो, देखो क्या होती है रिपीटेबिलिटी, और समझ लो एक बार फिर सब समझ में आ जाएगा। देखो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, ये रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये मिलती जुलती टर्म है। इसका मतलब समझो क्या है। देखो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही कंडीशन में, रिपीटेबिलिटी की कंडीशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है। दोनों ही कंडीशन में, रिपीटेबिलिटी में भी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी, हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर हम कॉमन कंडीशन मेंटेन करते हैं। रिपीटेबिलिटी कंडीशन में जब हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, लेकिन तब जब हम कॉमन कंडीशन मेंटेन करते हैं। कॉमन कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर हर एक इनपुट में एक जैसा रहेगा, प्रेशर हर एक इनपुट की कंडीशन में एक जैसा रहेगा। प्रेशर मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। प्रेशर का क्या रिलेशन है बच्चे, टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक रीडिंग आपने बहुत कड़कड़ाती धूप में बाहर आउट ऑफ रूम रीडिंग ले रहे हो, दूसरी रीडिंग आप एक ठंडे माहौल में ले रहे हो, इसलिए टेम्परेचर कॉमन होना चाहिए। जितनी भी रीडिंग लेंगे वो एक जैसे टेम्परेचर में लेंगे। प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रीडिंग आप यहाँ ले रहे हो, दूसरी रीडिंग आप कोई पहाड़ी वाली जगह पे ले रहे हो, ऊंची जगह पे ले रहे हो, ऐसा नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा एक समान रहना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशन भी एक समान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे मॉइस्चर वाली कंडीशन में ले रहे हो और एक बार जो रीडिंग ले रहे हो बिना मॉइस्चर वाली कंडीशन में ले रहे हो, तो ये सब एनवायरमेंटल कंडीशन की बात है। लोकेशन वही वही चीज होगी, लोकेशन। और ऑब्जर्वर भी सेम होना चाहिए, जो पहले ऑब्जर्वर ने रीडिंग ली देखी है वही दूसरे ऑब्जर्वर ने भी देखना चाहिए, ये सब कंडीशन है। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऐसा नहीं है, वहां हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन की कोई बॉदरेशन नहीं है, कंडीशन का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन से कोई भी कंडीशन हो, सिमिलर इनपुट देने पे सिमिलर आउटपुट मिलेगा, कंडीशन की परवाह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि कंडीशन से ये प्रभावित नहीं होता है। तो ये प्रोसेस है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ये है रिपीटेबिलिटी। यहाँ कॉमन कंडीशन हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, यहाँ पर यही वाली कॉमन कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन, लोकेशन, ऑब्जर्वर, यहाँ पे कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सिचुएशन में ये हमें सिमिलर इनपुट पे सिमिलर आउटपुट देता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही लिखना है, डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है।
डेफिनेशन लिख दी है, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वी गिव सिमिलर इनपुट टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एज अ रिजल्ट वी गेट सिमिलर आउटपुट, बट ड्यूरिंग वर्किंग, समझा भी देता हूँ आपको क्या लिखा है मैं, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो ये रिपीटेबिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, इसमें क्या करते हैं, वी गिव सिमिलर इनपुट, हम सिमिलर इनपुट देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, एज अ रिजल्ट वी गेट सिमिलर आउटपुट, जिससे कि हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, जिससे कि हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग वर्किंग, जब हम इस पे काम करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पे, तो हम क्या करते हैं, वी मेंटेन कॉमन कंडीशन। कॉमन कंडीशन मतलब लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल, लोकेशन, ऑब्जर्वर, इनको कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, एक जैसा मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आल्सो वी गिव सिमिलर इनपुट, वी गेट सिमिलर आउटपुट, बट इन दिस इंस्ट्रूमेंट ये दिस वाला सिंगुलर के लगाना है, मैंने प्लूरल के लगा दिए, बट इन दिस कंडीशन, इन दिस इंस्ट्रूमेंट वी डोंट हैव नीड टू मेंटेन कॉमन कंडीशन, लेकिन इसमें हमें कॉमन कंडीशन को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आई क्या बात बच्चे? चलो इसको कॉपी कर लो। यस सर। ठीक है, ये Yes, कॉपी sir. करो। चलो इसको कॉपी मत करो यार, अपना रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है, आपको करना है, लिखना है, ठीक है। एक पेज जितना भी आपको लग रहा है इतनी जगह छोड़ दो, उसको मत लिखो, इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है अपनी। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इतना तो बना ही लो फिर भी, ये जो ब्लॉक डायग्राम टाइप का बना है, इतना तो बना लो। सिमिलर इनपुट, सिमिलर आउटपुट, कॉमन कंडीशन ये टेम्परेचर, और यहाँ पे कॉमन कंडीशन नॉट प्रेजेंट, तो भी सिमिलर इनपुट सिमिलर, फिर ये बाद में लिख लेना। इतना ब्लॉक डायग्राम तो बना लो, लिखने के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है बच्चों, करो, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। तो लिख भी लो यार, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, वेट कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग के टाइम उतना हटा दूंगा वहां से, जब इसको वीडियो बनाऊंगा तो इतना पोर्शन हटा दूंगा वहां से। हाँ सर, देखा था मैंने यूट्यूब पे यार अपनी कल वाली क्लास। जो आखिरी में जो प्रॉब्लम हो गई थी उसको भी मैंने ठीक कर दिया है, देख लेना। बच्चों दोनों लिख लिया आपने? यस सर, दोनों हो गए। चलो ठीक है बच्चों, एक मिनट, चलो ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो, अब जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है अपनी, ये है सेंसिटिविटी। हेडिंग डालो सेंसिटिविटी, अगली हेडिंग डालिए सेंसिटिविटी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी तक आ रही थी सही से? सर आ रही है आपकी आवाज। अब आने लगी सर। अब आने लगी, चलो ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है। हेडिंग डालिए सेंसिटिविटी, हेडिंग डालिए सेंसिटिविटी। क्या होती है सेंसिटिविटी? नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंसिटिविटी क्या होगा यार। ये सेंसिटिविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल समझो आप। क्या होता है, हम बोलते हैं ना यार कि यार वो लड़का बहुत सेंसिटिव है, या फिर वो लड़की बहुत सेंसिटिव है। जरा सा मौसम खराब होता है कि बीमार पड़ जाता है, जरा सा कुछ मौसम में चेंज आता है कि वो बीमार पड़ जाता है ना। या फिर कुछ लोग जरा सा भी कुछ इधर उधर खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सेंसिटिव है यार वो, मतलब जरा सा कुछ करो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जरा सा मजाक करो तो भड़क जाता है, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिव। तो सेंसिटिव का यही मतलब है। तो उसको अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो यदि हम इनपुट में, यहाँ पर कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट डेसिमल ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू इनफाइनाइट डेसिमल ऑफ चेंज इन इनपुट। कहने का मतलब ये है कि अगर इनपुट में आप इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज करोगे ना, तो आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज हो जाएगा। और इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 पहले 1 एम्पियर करंट जा रहा था, अब कितना करंट जा रहा है अगली बार में, यदि 1.0000 ऐसा 0 इनफाइनाइट बार,
इनफाइनाइट बार 0 और फिर 1 लगाया है, तो भी आउटपुट में इतना ही चेंज आ जाएगा। अगर आउटपुट मेरा 2 एम्पियर मिल रहा है तो आउटपुट में भी 2.0000000 इनफाइनाइट बार 0 और फिर 1, इसमें भी उतना चेंज आ जाएगा। मतलब इतना सेंसिटिव है कि अगर इनपुट में जरा सा भी चेंज करेंगे तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन आउटपुट में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब आपके हिसाब से सेंसिटिविटी अच्छी होती है या बुरी होती है? सेंसिटिविटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के केस में बच्चों? क्यों बोलो? सर होना चाहिए। होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। लेकिन किस कंडीशन में खराब है? अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आ जाए तो उस कंडीशन में खराब है सेंसिटिविटी। ठीक, बाकी होना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास ये होना चाहिए कि जितना आप इनपुट में वेरिएशन कर रहे हो उतना आउटपुट में भी वेरिएशन हो, इसलिए सेंसिटिविटी अच्छी है। ठीक है, तो हेडिंग डालो बच्चों और लिखो ये sensitivity. It is defined as infinite decimal of change in output due to infinite decimal of change in input. और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो इसको एज इट इज, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो सेंसिटिविटी को इस प्रकार से समझाया गया है कि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो साथ में, सेंसिटिविटी को इस प्रकार से समझाया गया है कि, सेंसिटिविटी को इस प्रकार से समझाया गया है कि इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज किया जाए तो, इनपुट में यदि इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज किया जाए तो, इनपुट में यदि इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज किया जाए तो आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही के बाद बच्चे? लिख लिया सभी बच्चों ने, हिंदी मीडियम वाले? यदि इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज किया जाए तो आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज हो जाएगा। समझ में आई के बाद बच्चे? अथवा करके लिखो, या करके लिखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। अथवा इसकी और एक डेफिनेशन है कि आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है उसे भी हम सेंसिटिविटी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को भी सेंसिटिविटी कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को भी सेंसिटिविटी कहा जाता है। उसके नीचे फार्मूला लिख लो स्टार लगा के, सेंसिटिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, सेंसिटिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये फार्मूला लिख लो सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बच्चों इसको कैसे समझेंगे? देखो, इनपुट में जितना भी चेंज आ जाए, इनपुट में यदि थोड़ा सा भी चेंज आए तो उसका रिफ्लेक्शन आउटपुट में होगा। इनपुट में थोड़ा भी चेंज आया तो उसका रिफ्लेक्शन आउटपुट में होगा, उसे ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं। फार्मूला देख के भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज आए तो उसका रिफ्लेक्शन आउटपुट में मिलना सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है बच्चे, बस यही समझाना चाह रहा। ये एग्जांपल से भी समझाया कि इधर 1 एम्पियर है तो इधर 2 एम्पियर, इधर 1.1 हुआ तो इधर 2.1 हो गया, ये 1.01 है तो इधर 2.01 हो गया, 1.00000 इनफाइनाइट टाइम के बाद 1 आया तो इधर भी ऐसे होगा, 2.000 इनफाइनाइट टाइम के बाद 1। तो अगर इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज आ रहा है तो आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज आएगा। इस प्रकार से हमने सेंसिटिविटी को डिफाइन किया। ठीक है, देखो बच्चे,
सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के और भी तरीके इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। देखो कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए, ये देखो, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, एक एग्जांपल लो कि वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ। यदि मैं वोल्ट मीटर की बात करूंगा तो बच्चों वोल्ट मीटर का आउटपुट क्या हुआ, जैसे वोल्ट मीटर है, अभी 300 वोल्ट का मेजरमेंट किया इसने, पहले जीरो पे था, जीरो से ये कहाँ चला गया, 300 वोल्ट पे चला गया। ये वोल्ट मीटर ने 300 वोल्ट की रीडिंग दी। तो बच्चों एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इसने डिफ्लेक्शन किया है। कितना डिफ्लेक्शन किया, थीटा का, ये थीटा एंगल से मुड़ गई है, तो आउटपुट क्या हुआ, डेल थीटा, थीटा में चेंज हुआ। मैंने कुछ इनपुट में वोल्टेज दिया होगा, इनपुट में वोल्टेज में परिवर्तन आया, तो आउटपुट में एंगल में परिवर्तन आ गया, है ना। ये डेल थीटा क्या हुआ, आउटपुट हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट या फिर डिग्री पर वोल्ट, ये दो रीडिंग होगी, या फिर डिग्री पर वोल्ट, डिग्री पर वोल्ट। ये होगी सेंसिटिविटी का फार्मूला, डेल थीटा बाय डेल बी, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों ना, एक मिनट कॉल अटेंड कर लो। ठीक है बच्चों, कहाँ पर थे हम लोग, क्या कर रहे थे, हाँ सेंसिटिविटी समझा रहा था मैं आपको। ठीक है, देखो सेंसिटिविटी, सपोज करो कि एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में मैंने इनपुट, वोल्ट मीटर का इनपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो वोल्टेज में चेंज हुआ, तो जब वोल्टेज में चेंज होगा तो ये पॉइंटर क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन देगा, तो एंगल में भी चेंज होगा, तो ये आउटपुट क्या हो गया, डेल थीटा, ये हो गया आउटपुट, ये इनपुट दिया। तो सेंसिटिविटी का एक फार्मूला क्या होगा, डेल थीटा बाय डेल वी इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, इन केस ऑफ वोल्ट मीटर। अगर ये अमीटर होता तो डेल थीटा अपॉन डेल आई हो जाता। ठीक है, तो और एक चेंज हुआ है बच्चों, ये अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये भी तो हुआ है, डेल डी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक आउटपुट है विथ रिस्पेक्ट टू डेल डी अपॉन डेल वी, ऐसा भी बोल सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखा जाए तो। mm पर वोल्ट, mm पर वोल्ट, ये भी सेंसिटिविटी की यूनिट हो सकती है। ठीक है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। एक फार्मूला होता है सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर का, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर आपके एमसीक्यू में भी आने के चांसेस है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी निकालने का एक फार्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये सेंसिटिविटी का फार्मूला है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर की, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। तो सपोज करो कि इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, Rm, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, बताओ जरा इसको देख के, इस यहाँ कितना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इस इंस्ट्रूमेंट को देख के बताओ मुझे कितना है यहाँ पर, बच्चे बताओ। 500 सर। 500, सिंपल सी बात है। फुल स्केल मतलब कि पूरी स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है, वो 500। ठीक है, तो बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर का फार्मूला क्या बन गया, इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू Rm अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो बच्चों मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन Rm, एक ही बात है क्या बच्चों, इतना मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे कि जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से यही वाली टर्म बन जाएगी। तो फुल वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि V बाय R क्या होता है, I,
तो वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन आर एम इक्वल टू होता है करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये फार्मूला हो गया, ये वोल्टमीटर की ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करो इसे। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी होगी। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ मैं। चलो ये न्यूमेरिकल करो बच्चों, जरा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 2 मीटर हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 एम्पियर। तो मुझे ये बताओ कि किस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, अभी जो हमने फार्मूला बताया उसके बेसिस पे बताओ। चलो बताओ, अभी जो जस्ट इससे पहले जो फार्मूला बताया मैंने, बस उसी का यूज करके इसकी वैल्यू देना है आपको, आंसर देना है। बोलो बच्चे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है? अभी जो फार्मूला मैंने बताया आपको, ये वाला, इसी का यूज करना है। सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बताओ मोहित, तुम बताओगे? हाथ हाथ ऊंचा किया है तुमने। यस सर। बताओ किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी? 75 एम्पियर। किसकी? दूसरे वाले। दूसरे वाले की, 75 एम्पियर वाले की। अच्छा, मेघा? यस सर। किस किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है? सर 50 फर्स्ट वाली की सर। 50 की। अच्छा, और ब्रजेश? किस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है? चलो आओ मैं ही बताता हूँ। सर 75। 75 वाले की ज्यादा है? चलो यस आओ, सर। चलो समझाता हूँ क्या है। देखो बच्चों, क्या है, 2 मीटर्स, 2 मीटर बोला तो सपोज करो कि पहला इंस्ट्रूमेंट ए है, दूसरा बी। आगे पढ़ो, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे जो ऐसे सॉल्व करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। 2 मीटर्स हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 2 मीटर है, तो पहले को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। उनके फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 एम्पियर और 75 एम्पियर। पहले इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 50 एम्पियर। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन 75 एम्पियर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली फाइंड विच मीटर हैविंग हाई सेंसिटिविटी। तो इसकी सेंसिटिविटी निकाल लो और इसकी सेंसिटिविटी निकाल लो और कंपेयर कर लो। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये निकाली हमने। तो बस यही फार्मूले का तो यूज करना है। तो 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए, और इसका फार्मूला लगा दो 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 1/50 और ये 1/75। तो बच्चों किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट ए की। समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। यस है ना, सर। कितना सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, ये इतना सॉल्यूशन कॉपी कर लो, ये सॉल्यूशन, ये कॉपी कॉपी करो ये। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया बच्चों? हाँ सर। ठीक है, चलो बच्चों, हेडिंग डालो रिजोल्यूशन। हेडिंग डालिए रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हेडिंग डालिए। क्या होता है बच्चों ये रिजोल्यूशन?
ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है कि आप कैसा ऑब्जर्वेशन कर रहे हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्केल को। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है रिजोल्यूशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो रिजोल्यूशन क्या है कि किसी स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को, किसी स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को हम फेयरली इजीली देख सकते हैं, स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को इजीली देख सकते हैं, उतने पार्ट को ही रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या होता है रिजोल्यूशन? स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को इजीली देख सकते हैं, स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को इजीली देख सकते हैं, इजीली देखने की इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को रिजोल्यूशन कहते हैं। समझ में आई क्या बात बच्चे मेरी? क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे सपोज करो ये स्केल दिख रही है आपके सामने, ये स्केल है, इस स्केल से हम बहुत फेमिलियर है, इस स्केल से हम बहुत फेमिलियर है। इस स्केल में कितने सेंटीमीटर की स्केल है? 20 सेंटीमीटर की स्केल है, ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है। तो इसके कितने पार्ट को बच्चों मैं इजीली देख पा रहा हूं? बोलो, कमेंट करो। इस स्केल के कितने पार्ट को मैं इजीली देख पा रहा हूं? बोलो बच्चे, अपना अपना जो भी दिमाग में आ रहा है उतना बोलो। कि 20 सेंटीमीटर की स्केल है, इसके कितने पार्ट को आप बहुत इजीली देख पा रहे हो? सर एक को 1 सेंटीमीटर को? सर 10 को। सर 20। 20 को इजीली देख पा रहे हो, बाकी को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। सर सर 1 40। से लेके 20 तक। कौन 4 बोल रहा है? हाँ बच्चे, मेघा बोल रही क्या? यस सर। कितना बोल रही हो तुम? सर 40। 40 सेंटीमीटर? नहीं सर, इंच में बोल रही हूँ। इंच में बोली? अच्छा, तो ये तो सेंटीमीटर स्केल है, इसमें कहां से इंच आ गया? उस सेंटीमीटर वाले पोर्शन को देखना है हमने। ठीक है, और कोई? सर 0 से 20। आकाश, कितने पार्ट को देख पा रहे हो इजीली? जी सर 20 को देख पा रहे हैं। अच्छा, 20 को देख पा रहे हो? जी सर। अच्छा, चलो देखते हैं। अमित, यस सर। कितने पार्ट को देख पा रहे हो? 0 से 20। भावना, सर 0 से 20। भावना कितने पार्ट को देख पा रही हो तुम इजीली, बहुत अच्छे से, मिनिमम, कम से कम? ब्रजेश, दिव्यांशु, चलो छोड़ो बच्चों। 0 से 20। अरे बच्चों, 0 से 20। मैं तो 1 सेंटीमीटर को भी सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। मैं तो एक, अरे किसका माइक खुला है भाई? आवाज रिपीट हो रही है मुझे, मेरे पास। सुनो ध्यान से इधर। मैं तो 1 सेंटीमीटर को भी देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे क्या बच्चों? मैं तो इजीली देख पा रहा हूँ 1 सेंटीमीटर भी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको नहीं दिख रही थी ये लाइन? देखो, ये स्केल को बड़ी कर रहा हूँ, ये देखो बच्चे, मैं तो 1 सेंटीमीटर भी बहुत इजीली देख पा रहा हूँ यार। आपको क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं। ये देखो, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, 1 सेंटीमीटर तो दिख रहा है बच्चों मुझे। सर 1 mm। तो 1 सेंटीमीटर है बच्चे, ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है, तो हर एक पार्ट कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है ना? यस सर। है ना बच्चे? ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है, और ये देखो 20 पार्ट में डिवाइड है पूरे। इसमें तो सर सबसे नेग्लिजिबल पार्ट होगा। हाँ हाँ, मतलब 1 mm भी मैं इजीली देख पा रहा हूँ। तो 1 mm सही बोल रहे हैं आप। जो बच्चा 1 mm बोल रहा था कि कोई? यस सर 1 mm। हाँ हाँ, 1 mm सही है बच्चे, है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो 1 mm वाला जो पोर्शन है, ये इजीली देख पा रहा हूँ मैं, तो ये मेरा रिजोल्यूशन हो। जब तक कि कोई स्पेसिफाई नहीं करे, जब तक कि कोई स्पेसिफाई नहीं करे। अगर किसी ने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर के 1/10 भाग को मैं इजीली देख पा रहा हूं, मतलब मैं 1 mm को इजीली देख पा रहा हूं। सही बात है ना बच्चे? ठीक है, तो कुल मिला के
ये डेफिनेशन कॉपी करो और फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये कॉपी करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, लिखो यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है। रिजोल्यूशन में हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है, यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है, यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी बताती है कि यह प्रॉपर्टी बताती है कि स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को यह प्रॉपर्टी बताती है कि स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को यह प्रॉपर्टी बताती है कि स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को फेयरली, ये लिखा हुआ है फेयरली अथवा इजीली देखा जा सकता है, फेयरली अथवा इजीली देखा जा सकता है, फेयरली अथवा इजीली देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये स्केल बना लेना आपने, बाद में स्केल आपने बना लेना। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बताना मुझे। चलो बच्चों, ये न्यूमेरिकल ट्राई करो जरा, मुझे बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, और जो आंसर देगा उससे सॉल्यूशन भी पूछूंगा कि उसने कैसे किया है। ठीक, करो। करो बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। हाँ बच्चों, आया किसी का आंसर आया? बच्चों देखो, आंसर तो आपको दिख ही गया है, पर कैसे आया है वो इम्पोर्टेंट है। किसी का आ रहा है क्या इतना, जितना यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है उतना किसी का आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है, चलो मतलब तुमने सही किया। चलो आओ बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक 30 सेंटीमीटर की स्केल है। ठीक है भाई, 30 सेंटीमीटर की स्केल है, डिवाइडेड इन 30 इक्वल पार्ट। तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा? देखो वैसे तो कॉमन सेंस है, 30 सेंटीमीटर की स्केल को 30 इक्वल भाग में बांटेंगे तो हर एक पार्ट कितने का आ गया? एक पार्ट कितने का आ गया? 1 सेंटीमीटर का। कॉमन सेंस, 30 सेंटीमीटर की स्केल है और उसको 30 भाग में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट कितने का आ गया? 1 सेंटीमीटर का। पर ठीक है, फिर भी हम स्केल डिवीजन निकाल ही लेते हैं। स्केल का एक डिवीजन कितने का है? स्केल 1 डिवीजन, स्केल का एक डिवीजन कितने का है? तो स्केल लेंथ अपॉन पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो। तो स्केल लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर की, और कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 30 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सिंगल डिवीजन कितने का आ गया? 1 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, एक 30 सेंटीमीटर स्केल है, डिवाइडेड इन 30 इक्वल पार्ट, तो एक पार्ट, एक डिवीजन, एक पार्ट कितने का आ गया? 1 सेंटीमीटर का आ गया। आगे क्या बोल रहा है? स्केल डिवीजन कैन बी 1/20 and 1/20 पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी सीन फेयरली। तो बच्चों रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने आपको? रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने आपको? कि स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को इजीली देखा जा सकता है, फेयरली देखा जा सकता है, स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को फेयरली या इजीली देखा जा सकता है, उसे ही हम रिजोल्यूशन कहते हैं। सही बात है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने पार्ट को इजीली देखा जा सकता है बोल रहे हैं? 1/20। इस रिजोल्यूशन की डेफिनेशन लिख देता हूं, 1/20 पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन can be seen fairly, can be seen fairly। तो 1/20 और पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी सीन, मतलब
1/20 पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन, मतलब एक डिवीजन के 1/20 भाग को ये इजीली देख सकता है। तो कितना है वो? 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। तो रिजोल्यूशन कितना आ गया? 1/20 सेंटीमीटर। रिजोल्यूशन कितना निकल के आ गया बच्चों? 1/20 सेंटीमीटर। स्केल डिवीजन मतलब वो एक डिवीजन की बात कर रहा है, स्केल डिवीजन की बात कर रहा है मतलब 1/20 पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन, मतलब एक डिवीजन के 1/20 भाग को इजीली देख सकता है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमें मानना पड़ेगा वो जितना बोलेगा। तो मतलब 1/20 सेंटीमीटर, और इसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो इसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, इसलिए एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 0.5 mm। समझ में आई क्या बात बच्चे? सभी को समझ में आई क्या ये बात कि बी ऑप्शन कैसे आया बच्चों? समझ में आई? और नहीं आया होगा तो ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना। किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, है ना? ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देते हैं। देखो इनका भी इतनी आया ना। हाँ ठीक है, चलो बच्चों सेंसिटिविटी में एक टर्म हमारी रह गई थी, वो लिख लो सेंसिटिविटी के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट हेडिंग डालो और ये कॉपी कर लो पूरा, ये पूरा कॉपी कर लो। क्या है यहाँ पर? अगर ये सिस्टम हमारा कैस्केड में कनेक्ट हो, मतलब सीरीज में कनेक्टेड हो, कैस्केड कनेक्शन मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। अगर हमारा सिस्टम है वो सीरीज में कनेक्टेड है, कैस्केड कनेक्शन है, तो अगर इस सिस्टम की सेंसिटिविटी K1 है, इसकी सेंसिटिविटी K2 है, इसकी सेंसिटिविटी K3 है, तो जो ओवरऑल सेंसिटिविटी होती है इन तीनों सिस्टम की सेंसिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपने, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम में आएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो उसमें भी काम में आएगा। जो कैस्केडेड सिस्टम होता है उसमें सारे सिस्टम की सेंसिटिविटी का प्रोडक्ट हो जाता है। ये कॉपी कर लो इसे, लिख लिया बच्चों? यस सर, हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक लास्ट टर्म बची है जो कि है डिफ्लेक्शन फैक्टर। हेडिंग डालो बच्चों, डिफ्लेक्शन फैक्टर, और इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज defined as inverse of sensitivity, inverse of sensitivity, और deflection factor equal to 1 upon sensitivity, ये लिख लो आप। ठीक है बच्चों, वो कॉपी कर लो, बस आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक अब फिनिश होगी। लिख लिया बच्चों? यस सर। और कुछ पूछना है क्या आपको इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में? तो देख लो, अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। आज की क्लास के बारे में देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, पन्ने पलटा लो और देख लो कुछ ऐसा है जो पूछना है मुझसे तो पूछ लो आपने। बच्चों कुछ पूछना है आज की क्लास के रिगार्डिंग? एक सेकंड सर, देख लें थोड़ा। देख लो। ठीक है बच्चों, फिर नहीं तो फिर उसके बाद क्लास में एंड कर रहा हूँ आपकी, है ना? देख लो आप। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को एंड करता हूँ मैं यहीं पे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आप लोग कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नो डाउट्स। ठीक, ओके।